चलिए जी, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज आपका भारत के भूगोल का कौन सा चौथा पार्ट है, और ये मानकर चलिए कि कल परसों में आपका भारत का जो भूगोल है उसको खत्म कर लिया जाएगा। और ये एनटीपीसी के पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है, पहचान सीरीज। इसका नाम ही पहचान सीरीज इसलिए रखा गया है कि आपको पहचानना है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और इनकी क्या प्रवृत्ति रहती है। ठीक है भैया, तो चलिए भैया, अखिलेश, राजेश, सचिन, सौम्या, ममता, वकीश, बहुत बहुत स्वागत है भैया। विकेश, अखिलेश, मोस्ट वेलकम भैया। चलिए, तो सेशन को लाइक करना तो बनता ही है, साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। समझने का प्रयास करिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे नैत्रिनी द्वीप की बात करते हैं, कह रहा है नैत्रिनी द्वीप 2016 के एनटीपीसी के पेपर में आया था। नैत्रिनी द्वीप कहां पर स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है। कहां पर स्थित है? लक्षद्वीप। साथियों, अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो याद होगा आपको कि इसे क्या कहा जाता है। ये अरब सागर में स्थित है ना। कहां पर स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि इसमें कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? कुल द्वीपों की संख्या 36 है। टोटल कितने द्वीप है? यहां पर 36 द्वीप है। इसके बाद इसे क्या कहा जाता है? इसे समुद्रपुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी क्या है भैया? इसकी राजधानी कवरत्ती है। क्या है इसकी राजधानी? इसकी राजधानी कवरत्ती है। और यह भी है कि ये भैया केरला हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर हम हाईकोर्ट की बात करें तो कौन से हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में? केरला हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है भैया, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि यहां पर जो कई सारे द्वीप हैं, इसमें से एक द्वीप है क्या? इसी में से साथियों एक द्वीप है आपका नैत्रिनी द्वीप। और नैत्रिनी द्वीप का और क्या नाम है? नैत्रिनी द्वीप का दूसरा नाम क्या है? तो इसी को कहते हैं पिजन द्वीप। क्या कहते हैं इसी को पिजन द्वीप या कबूतर द्वीप भी कहा जाता है। इसी को पिजन द्वीप या कबूतर द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, पिजन द्वीप या कबूतर द्वीप भी इसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कबूतर जैसा है। यहां पर अगर आप देखना चाहेंगे तो यहां नैत्रिनी साथियों ये आपका इसके अंतर्गत मिल जाएगा। ठीक है भैया, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। ये देखिएगा, कह रहा ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट इसका मतलब भारत के रेगिस्तान की बात हो रही है, जो थार रेगिस्तान है। तो अगर हम थार रेगिस्तान की बात करें तो मैप वाइज अगर आप देखेंगे तो भैया रेगिस्तान कहां पर मिलेगा? थार रेगिस्तान यहां पर है। यही तो है थार रेगिस्तान, तो बिल्कुल जरूरी है। और ये जो थार रेगिस्तान है आप देख सकते हैं कि भारत के कौन से हिस्से में है? भारत के पश्चिमी हिस्से में है। ठीक है, भारत के पश्चिमी हिस्से में है। और यह भी है साथियों कि यह दुनिया का सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल है। सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल, पूरे दुनिया का सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल भी है। यह क्वेश्चन भी एज इट इज एग्जाम में कई बार आता है। ठीक है, सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल। ठीक है, और यह भी याद करिएगा कि इसका थोड़ा बहुत हिस्सा पाकिस्तान में भी है। ठीक है, और पाकिस्तान में जो हिस्सा है इसे क्या कहा जाता है? पाकिस्तान में जो रेगिस्तान है उसको चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? चोलिस्तान कहा जाता है। बाकी ज्यादातर इसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य में देखने को मिलता है। ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए भैया। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बड़ा रेगिस्तान है भैया? तो ये तो खैर आप समझ ही रहे हैं कि आप देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है? थार रेगिस्तान इसका राइट आंसर है। क्या भैया? थार रेगिस्तान इसका राइट आंसर है। ठीक है, काराकोरम रेगिस्तान कहां पर है जरा कमेंट करके बताएंगे। बाकी गोबी रेगिस्तान तो बहुत इजी है, आप जानते हैं कि मंगोलिया में स्थित है। और अगर हम कच्छ रेगिस्तान की बात करें तो यह भारत के गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है भैया? गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। चलिए ये देख लीजिएगा, कह रहा है इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? ये बढ़िया प्रश्न है, बताने का प्रयास करेंगे। वैसे ऑप्शंस ऐसे दिए हैं कि आप पकड़ लेंगे। ठीक है, देखिए जहां तक थार राजस्थान का है ना, थार रेगिस्तान का सवाल है, थार रेगिस्तान का जहां तक सवाल है तो ये गुजरात में भी है इसका विस्तार, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, राजस्थान में भी इसका विस्तार है। और इसके अलावा इसका विस्तार कहां पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अभी तक आपको यह लगता रहा होगा कि नहीं केवल राजस्थान में ही थार रेगिस्तान है, लेकिन नहीं, रेगिस्तान जो थार है साथियों इसका विस्तार राजस्थान के साथ साथ थोड़ा बहुत गुजरात, हरियाणा और पंजाब में भी देखने को मिलता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी इसका विस्तार नहीं है। ठीक बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया। ये देखिए, कह रहा सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? भाई सफेद रेगिस्तान किसे कहा जाता है?
सफेद रेगिस्तान किसे कहते हैं? तो जो कच्छ का रण है, जो कच्छ का रण है, इसी को क्या कहा जाता है? कच्छ का जो रण है भैया, इसी को कहते हैं सफेद रेगिस्तान। कहां पर स्थित है ये भैया गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है सफेद रेगिस्तान, कच्छ का रण। ये दलदली क्षेत्र है साथियों। ये कैसा क्षेत्र है? तो ये दलदली क्षेत्र है। एज इट इज याद कर लेना है कि ये दलदली क्षेत्र है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे भैया। बिल्कुल, कोलेरू झील, और ये तो एकदम जबान पर होगा आपके, बिल्कुल फटाफट बताएंगे। कोलेरू झील, चलिए फेंकिए भैया, आंसर फेंको, फेंको आंसर फेंको जल्दी। हाँ जी, कोलेरू झील कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है कोलेरू झील? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आइए ये देखिए, कह रहा भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील कौन सी है? उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील लोनार झील है। और लोनार जो है ये बुल्ढाना जिले में है। कौन से जिले में? बुल्ढाना जिला है। ठीक है, कहां का? महाराष्ट्र का भैया। ठीक है, बिल्कुल। भीमताल साथियों उत्तराखंड में है। वुलर झील और डल झील दो के दोनों ही कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। इनको याद करने की जो ट्रिक्स है वो आपको पिछले सेशन में बता चुका हूं, और बड़े आसानी से आपको याद भी हो गया होगा, है कि नहीं? चलिए ये बताइए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी झील सैलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्ढाना जिले में बनी है? तो अभी अभी बताया आपको, लोनार झील जो कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में बनी है। ठीक है, भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है साथियों, इसका नाम क्या है? चिल्का झील है। चाहे आप चिल्का झील को खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहिए, या सबसे बड़ी लैगून झील कहिए, या सबसे बड़ी तटीय झील कहिए, ये कहां पर है भाई चिल्का झील? तो चिल्का झील साथियों उड़ीसा में स्थित है, महानदी डेल्टा में, है ना। चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा में, महानदी डेल्टा में स्थित है। ठीक बात है। तो चलिए, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग टाइप का था ये, कि भैया डायरेक्ट राज्य न देकर, ठीक है, क्या दे रखा था? डेल्टा, कि कौन से डेल्टा में है। ठीक है, ये बताइए, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है? भाई देखो, चिल्का झील की अगर आप बात करेंगे तो याद करिए, ये देश की पहली रामसर साइट भी है। ये देश की पहली रामसर साइट भी है, और इसे आपको याद होगा तो वर्ष 1781 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, चिल्का झील साथियों एशिया की और भारत की भी, भारत और एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है। एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील का मतलब समझते हैं? लैगून झील का सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील का बड़ा सीधा सा मतलब है कि ऐसी झील जो समुद्र, है ना, समुद्र की जो लहरें होती हैं उसके द्वारा निर्मित होती है। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राजहंस। क्या हो जाएगा भैया? राजहंस हो जाएगा। ठीक बात है। चलिए, उड़ीसा में स्थित है। आगे देख लिया जाए भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ जी, तो पुलिकट, अरे तो भैया ये थोड़ा ना पूछा है, पुलिकट झील भी खारे पानी की झील है, लेकिन पुलिकट झील चिल्का झील से बड़ी थोड़ा ना है, चिल्का झील से बड़ी नहीं है, ये बताइएगा। बहुत बढ़िया। भाई कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? इसमें से कौन सी झील पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भैया? है ना, तो पूर्वोत्तर भारत में देखिए, पूर्वोत्तर का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात हो रही है। अब आप खुद ही सोच कर देखिए, कोलेरू झील ये तो आंध्रा में है, ये तो आंध्रा में है, तो ये नॉर्थ ईस्ट तो है नहीं। डल झील जम्मू कश्मीर, ये भी नॉर्थ ईस्ट नहीं है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्रा के बॉर्डर पर है, तो ये भी नॉर्थ ईस्ट नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट में इसमें से केवल एक ही झील है, और वो है लोकटक झील, जो कि मणिपुर में स्थित है। कहां पर? मणिपुर में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत की ओवरऑल सबसे बड़ी झील भी है। ठीक है, और इसी झील पर आप देखेंगे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है, जिसे किस नाम से जाना जाता है भैया? जिसे किस नाम से जाना जाता है भाई? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। ठीक है, ये देखिए। सोमगो झील कहां पर स्थित है? सोमगो झील आपको बताना है। सोमगो, देखिए, एक है सोमगो और एक है सोमोरीरी। जब आपसे कहा जाए सोमोरीरी झील, ठीक है, तो सोमोरीरी झील कहां पर स्थित है? सोमोरीरी झील भैया ये लद्दाख में स्थित है। सोमोरीरी झील कहां पर है? लद्दाख में है। लेकिन सोमगो की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है? तो ये भैया आपको सिक्किम में मिल जाएगा। कहां पर मिल जाएगा? सिक्किम में मिल जाएगा। और आपको बता दें कि भैया ये जो सोमगो झील है, इसको और क्या कहते हैं पता है? इसको चंगू झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे चंगू झील भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? चंगू झील भी कहते हैं। देख रहे हैं कैसा कैसा नाम है? चंगू झील भी कहा जाता है। चंगू झील भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए
निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे जल की झील है भैया? सबसे बड़ी प्राकृतिक, है ना, सबसे बड़ी, ठीक है, प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, बताएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 को रीचेक कर लें। अच्छा, क्या है? चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? एकदम ठीक है ना, राजहंस, ठीक है, फ्लेमिंगो, ठीक है, गैंडा हो ही नहीं सकता, कस्तूरी हिरन का सवाल ही नहीं, ठीक है, पेंगुइन का भी नहीं, ठीक है। चलिए फिलहाल कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो भैया इनमें से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर है, और ये न केवल भारत की बल्कि पूरे एशिया की भी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है भैया। अच्छा, आप देखिए, लोकटक मणिपुर में है भैया, कहां पर? मणिपुर में है। वुलर जम्मू कश्मीर में है। भीमताल उत्तराखंड में है। बारापानी झील का जानते हैं किसे क्या कहते हैं? बारापानी झील का ही दूसरा नाम है उमियम झील, ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। बारापानी झील को ही क्या कहते हैं भैया? उमियम झील कहते हैं। और अगर हम उमियम झील की बात करते हैं, ठीक है ना, हाँ जी भैया, हाँ, 1981 में ही रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, है ना, हाँ, 1981 में दिया गया था, क्या दिक्कत है? 1981, बिल्कुल बिल्कुल 1981 हो गया, 1781 थोड़ा ना होगा। 1781 में तो रामसर कन्वेंशन हुआ भी नहीं था तब। अच्छा, ये 1781 बाई मिस्टेक लिखा है क्या? अरे यार, इतना तो अंडरस्टूड है ना। देखिए भाई, 1781 का सवाल ही नहीं उठता। जब 1972 में, है ना, 1975 में रामसर कन्वेंशन लागू हुआ था, जो कि 1971 में हुआ ही, और फिर 1982 में भारत ने साइन किया। कई बार आप क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर भारत ने 1982 में अगर साइन किया तो फिर 1981 में कैसे रामसर साइट घोषित किया जा सका। चलिए, उमियम झील कहां पर स्थित है? तो उमियम झील भैया मेघालय में मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी उमियम झील? मेघालय में मिल जाएगी, वही मेघालय जहां पर गारो खासी जयंतिया है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए, गारो खासी जयंतिया। सांभर झील कहां पर स्थित है? तो सबसे बड़ी अंतरदेशीय झील, सबसे बड़ी अंतरदेशीय झील कौन सी है? सबसे बड़ी अंतरदेशीय झील सांभर झील है, राजस्थान में। सबसे बड़ी अंतरदेशीय झील कौन सी है? सांभर झील है, जो कि कहां पर स्थित है? राजस्थान में ही स्थित है, ये बताइएगा। बिल्कुल। कह रहा भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील कौन सी है? देखो, तटीय भी है और खारे पानी की भी है। दूसरे शब्दों में आप इसी को कहते हैं कि सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? और आप जानते हैं कि ये कौन सी है? चिल्का है। कौन सी है भैया? चिल्का है। घुमा फिरा के आप देखेंगे कि ये क्वेश्चंस घुमा फिरा के कभी 2021 में, कभी 2016 में, कभी 2018 में, तो अलग अलग टाइम पर एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न है। मतलब यहां से क्वेश्चन आया और आपका गलत हुआ, मतलब समझिए कि आपने अपने जीवन का सबसे बड़ा अपराध कर दिया, ठीक है ना। चलिए भैया, भाई कह रहा है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो भैया मणिपुर में स्थित है लोकटक झील, और जैसा कि हमने बताया ये पूर्वोत्तर भारत की नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील भी है, सबसे बड़ी लेक भी है, ठीक है ना। चलिए, कह रहा चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर स्थित है। देखिए क्या है कि अगर हम चित्रकूट झरने की बात करते हैं तो पहली बात तो ये कि भाई इसे क्या कहा जाता है? इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, ठीक बात है। क्या कहते हैं इसे? इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। और वाकई में जो नियाग्रा वाटरफॉल है वो कहां पर है? वाकई में जो नियाग्रा वाटरफॉल है या नियाग्रा जलप्रपात है, ये कहां पर स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात साथियों जो है, नियाग्रा जलप्रपात जो है ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है। अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है। और भाई किस पर स्थित है? तो ये स्थित है सेंट लॉरेंस नदी पर। किस पर स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी पर, ठीक है। तो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात जो है अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है, ठीक है। लेकिन भारत का जो नियाग्रा है वो कहते हैं चित्रकूट जलप्रपात को। और चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट नाम से लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में होगा, जबकि ऐसा नहीं है, यह छत्तीसगढ़ में है और इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी है, इसी पर स्थित है, ठीक है ना। हाँ जी, गोदावरी की सहायक नदी है भैया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ये बताओ अब इसमें से एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बतानी है भैया। बनारस वाला छोरा आंसर बताएगा। चलो भैया बताओ जरा, भाई कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? देखो ऐसा है, वेम्बनाड झील साथियों केरला में है, ठीक है ना। सांभर राजस्थान में है, चिल्का उड़ीसा में है, वुलर जम्मू कश्मीर में है। और राइट आंसर क्या है इसका? वुलर झील ही है ना। वुलर झील से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो याद रहे
कि झेलम नदी यहां से गुजरती है, झेलम नदी यहां से गुजरती है, ठीक है ना, झेलम नदी यहां से गुजरती है। और वुलर झील जो है ना, ये एक गोखुर झील भी है, ठीक है, गोखुर झील भी है। गोखुर झील का मतलब समझ रहे हैं, ये एक गोखुर झील भी है, और गोखुर झील का मतलब ये हुआ कि ये झेलम नदी के विसर्पण से बनी है, ठीक है ना, झेलम नदी के विसर्पण से। जैसे है क्या कि जैसे झेलम नदी है, अब इस तरह से झेलम नदी बह रही है, तो ये क्या है, ये इसका विसर्पण है, किसी नदी का जो इस प्रकार से जिगजैग चलना, ठीक है, जो इस प्रकार से चलना होता है, इस प्रकार से चल रही है कोई नदी, तो इसी को कहते हैं विसर्पण करना। तो जो झेलम नदी ने मान लीजिए विसर्पण किया, और ये विसर्पण इस प्रकार से ऐसे आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और फिर क्या होता है कि ये जो धारा मिल जाती है तो ये सीधे बहने लगती है, ठीक है, तो ये नदी फिर सीधे धारा पकड़ लेती है, और ये वाला जो हिस्सा है ये अलग हो जाता है, और जब ये हिस्सा अलग हो जाता है तो इस प्रकार से जो यहां पर झील बनती है इसको कहते हैं गोखुर झील। क्या कहते हैं फिर इसे फिर कहते हैं गोखुर झील, और ऐसी ही झील है आपकी वुलर झील, ठीक है ना। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ चलें, बताइएगा एक और बढ़िया सा प्रश्न, वुलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, किस राज्य में है? तो भैया ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ये और आपको आता भी है, जम्मू कश्मीर में है, ये बताइएगा। देखिए एक चीज समझिए, अगर आपसे कहा जाए कि हाईएस्ट वाटरफॉल, ठीक है, क्या कहा जाए भैया, हाईएस्ट वाटरफॉल, तो जरा ध्यान से समझिएगा कि जब हम कहते हैं दोस्तों हाईएस्ट वाटरफॉल, ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात के मामले में आपको यह ध्यान देना है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर आपसे कह रहा है तो ये ध्यान से समझिए कि भाई सबसे ऊंचा जलप्रपात एक तो विश्व के कॉन्टेक्स्ट में और एक भारत के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, अगर विश्व में पूछता है तो क्या बताएंगे और भारत में पूछता है तो क्या बताएंगे। भारत में तो थोड़ा सा विवाद है मामला, विवादित क्या है कि जैसे देखिए विश्व में है तो ठीक है, सिंपल बता देना है एंजिल जलप्रपात, ठीक है, एंजिल वाटरफॉल, एंजिल वाटरफॉल कहां पर है, एंजिल वाटरफॉल। और भारत में पूछता है तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, तो या तो आंसर आप बताएंगे भारत के मामले में जोग या गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा, ठीक है ना, जोग या गरसोप्पा, ठीक है, और या तो फिर आंसर क्या बताएंगे कूची कुल, दोनों में से जो ऑप्शन में मिल जाए, ठीक है, कूची कुल। वास्तव में यह है कि कूची कुल ज्यादा हाइट का है, ठीक है, कूची कुल की हाइट ज्यादा है, ठीक है। एंजिल वाटरफॉल जो है, एंजिल वाटरफॉल की अगर हम बात करें तो ये भैया किस पर है, कैरोनी नदी पर है, कौन सी नदी पर है, कैरोनी नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है कैरोनी नदी पर, कैरोनी नदी पर, ये वेनेजुएला में स्थित है। कहां पर स्थित है कैरोनी नदी पर, वेनेजुएला में। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात की बात करें तो ये भैया शरावती नदी पर है, कौन सी नदी पर, शरावती नदी पर है। और ये कौन सी नदी पर है, ये वराही नदी पर है। दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन बात यह है कि ये दोनों ही कहां पर स्थित है, दोनों ही कर्नाटका में है, दोनों ही कहां पर है, कर्नाटका में है, दो के दोनों ही, ठीक है। तो अब जो भी ऑप्शन में मिल जाए तो एकदम दिमाग में रखना है कि जब भी, ठीक है ना, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या कि भैया भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बता दीजिए, ठीक है भैया, तो आपको जोग मिल जाए ऑप्शन में तो भी ठीक है, कूची कुल मिल जाए तो भी ठीक है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर भी है, ऐसे ही यहां पर भी है, ठीक है। चलिए, तो एज इट इज आपको ध्यान देना है, और राइट आंसर क्या है भैया कि कर्नाटका में स्थित है कूंचीकुल जलप्रपात। आप चाहे इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्यों भैया राज बाबू, काहे पढ़ाई, आज आज खाना नहीं खाओगे, आज खाना नहीं खाओगे है, क्लास बंद रखना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। हमने तो दिवाली में भी कुछ न कुछ कंटेंट आपको दिया कि भैया बाकी त्योहार ठीक है, त्योहार के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। ईश्वर भी कहते हैं, माता रानी भी कहती हैं कि भाई आप अपने कर्म करते रहिए और अपने कर्मों से बिल्कुल विमुख मत होइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। आइए, बढ़िया चाय बनी है भैया, मजेदार एकदम बिल्कुल, है ना, चचेड़ियों को पसंद आ जाए ऐसी चाय है ना। चलिए, निम्नलिखित में से क्या विषम है, ठीक है, आराम से बता लेंगे, कैसे बताएंगे, ये तो जीएस कम रीजनिंग का सवाल लग रहा है, जीएस कम रीजनिंग का सवाल लग रहा है। हमारे लिए तो कर्म ही पूजा है और हमारा ये ऑफिस ही घर है। चलिए देखो भैया, क्योंकि पढ़ाई मेरे हिसाब से पढ़ना पढ़ाना भी अपने आप में मां सरस्वती की पूजा के समान है।
ठीक है। और माताएं तो बटी नहीं है, ठीक है। आप माँ सरस्वती की पूजा करें, माँ भगवती की पूजा करें, ठीक है, माँ दुर्गा की पूजा करें, या जिसको भी मानते हैं उसकी पूजा करें या उसे माने, उसमें आस्था रखें, सब एक ही चीज है, ठीक है भैया। चलिए, तो भैया इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए डल झील, वेम्बनाड झील, वुलर झील, ये सब मीठे या ताजे जल की झील है, ये मीठे पानी या ताजे जल की झीलें हैं। जबकि सांभर झील क्या है, ये भैया खारे पानी की झील है। तो आराम से हो जाएगा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भैया। चलिए आगे देख लिया जाए। भाई कह रहा है निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों क्रिटेशियन युग पर उल्का पिंड के गिरने से हुआ था? तो बिल्कुल भैया ये आपको याद होगा, लोनार झील, बुल्ढाना जिला जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र का बुल्ढाना जिला, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर साथियों, देखिए सियाचिन ग्लेशियर की बात हो रही है, तो पहली बात तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। एक बात तो ये याद करना है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल। दूसरी बात याद करिए कि यहां पर कब्जा करने के लिए भारत की सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। कब चलाया था भैया? वर्ष 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से पाकिस्तानी सेना को यहां से खदेड़ दिया था, ठीक है भैया। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है और वर्तमान में कहां पर पड़ता है भैया? लद्दाख में पड़ता है, पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था, अब लद्दाख में है। और दूसरी बात कि भैया कौन सी श्रेणी का हिस्सा है? काराकोरम पर स्थित है। किस पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि किस पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, ठीक बात है। चलिए, तो एज इट इज आपको याद कर लेना है भाई सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी भी निकलती है, कौन सी नदी? तो यहीं से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम क्या है? नुब्रा नदी। तो बिल्कुल याद रखिएगा, नुब्रा नदी का स्रोत भी ये है, ठीक है। नुब्रा नदी का स्रोत, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और वैसे नुब्रा नदी क्या है? नुब्रा नदी जो है ये सिंध की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है भैया। तो आराम से याद हो जाएगा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। तो जानकारियां एडिशनल आप जो बिल्कुल नोट करते चलेंगे और इनका शॉर्ट नोट्स अगर बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सेशन को लाइक ना करना, कंजूसी करना, ये बहुत खराब बात है, खराब आदत है भाई। चलिए ये बताइए भाई क्या कह रहा है, हिमनद या ग्लेशियर कैसे बनता है? ग्लेशियर किसे कहते हैं भैया? ग्लेशियर किसे कहते हैं, ठीक है ना? हाँ जी, ग्लेशियर किसे कहते हैं? तो ग्लेशियर का मतलब होता है क्या? बर्फ का जमाव। तो जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जमे हुए बर्फ होते हैं उन्हीं को तो ग्लेशियर कहते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जो जमे हुए बर्फ होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं भैया? उन्हीं को ग्लेशियर कहते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ना? लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया। तो बहुत आसान है बताना, सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है भैया। अच्छा, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसे जमुना कहा जाता है? तो ये तो आप आराम से बता सकते हैं। याद करिए कि यहां पर कैलाश मानसरोवर है ना, और कैलाश मानसरोवर के पास एक चिमायुंगडुंग हिमनद है। बात को समझिएगा मैं जो कह रहा हूं, क्या कि यहां पर है, क्या यहां पर है भैया? कैलाश मानसरोवर। क्या है यहां पर? ये हो गया कैलाश मानसरोवर। कहां पर है कैलाश मानसरोवर? कैलाश मानसरोवर कैलाश पर्वत के पास है। कैलाश पर्वत के पास कहां पर? तिब्बत में है। तिब्बत मतलब चीन में है, ठीक है, तिब्बत मतलब चीन में है। अच्छा, और यहीं पर आप देखेंगे तो है क्या? यहीं पर साथियों है एक हिमनद है जिसका नाम है चिमायुंगडुंग हिमनद। क्या नाम है इसका? चिमायुंगडुंग, ठीक है, चिमायुंगडुंग हिमनद इसका नाम है। ये जो चिमायुंगडुंग हिमनद है यहीं से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है, ठीक है, क्या? ब्रह्मपुत्रा, ठीक है ना? हाँ जी। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें आप क्या देख रहे होंगे कि भाई ये नदी जब यहां से निकलती है तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों सांगपो कहा जाता है। सांगपो का मतलब होता है शुद्ध करने वाली, ठीक है। और जब ये प्रवेश करती है भारत में, जिस जगह से प्रवेश करती है, ठीक है, जिस जगह से प्रवेश करती है, जिस जगह से ये नदी भारत में प्रवेश करती है वो एक दर्रा है। वो एक क्या है? वो एक दर्रा है। और जिस दर्रे से प्रवेश होता है
इस दर्रे को क्या कहा जाता है, ठीक है, ये जो प्रवेश होता है इस दर्रे को कहा जाता है यांगयाप दर्रा। क्या कहा जाता है, यांगयाप दर्रा कहा जाता है। ठीक बात है, क्या कहते हैं भैया, यांगयाप दर्रा कहा जाता है। क्लियर बात है, तो यांगयाप दर्रे से इसका प्रवेश होता है। ठीक है भैया, ये बात क्लियर है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही इसे कहा जाता है दिहांग। क्या कहा जाता है भैया, दिहांग कहा जाता है। और जब ये असम में प्रवेश करती है, जब ये असम में प्रवेश कर जाती है तब इसे पहली बार क्या कहा जाता है, तब इसे पहली बार ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। क्या, असम में प्रवेश करते ही ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में प्रवेश करते ही क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। और जब ये धारा और आगे बढ़ जाती है और गंगा से मिल जाती है तब ये मेघना कहलाती है। क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है। ठीक है, तो इधर से क्या है भाई, इधर से आप देखेंगे कि इस प्रकार से कौन सी नदी आ रही होती है, ये आ रही होती है आपकी गंगा। ठीक है ना, तो गंगा नदी जो है, ठीक है, गंगा नदी जो है ये बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, पद्मा। ठीक है, तो ये बात एकदम क्लियर कट आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, और यहां से और भी नदियां निकलती हैं, केवल यही नहीं, यहां से आप देखेंगे तो सिंधु नदी भी निकलती है और यहीं से आप देखेंगे तो सतलज नदी भी निकलती है। ठीक है, तो सतलज नदी जो है वो भी यहीं से निकलती है और सिंधु नदी भी यहीं से निकलती है। ठीक है, हाँ जी, और ध्यान रहे कि भाई तीनों के अपने अलग अलग ओरिजिन पॉइंट है। जैसे ये सिंधु नदी जहां से निकलती है उसका अलग नाम है और जहां से सतलज नदी निकलती है उसका अलग नाम है। ठीक है, हाँ जी, इसका नाम अलग अलग है। ठीक है, जैसे आप इसमें ये देखिएगा कि जैसे जहां से सिंधु नदी निकलती है, जहां से सिंधु नदी निकलती है इसका नाम क्या है पता है, इसका नाम है सानो ख्याबाब हिमनद। क्या नाम है इसका, सानो ख्याबाब हिमनद, सानो ख्याबाब हिमनद, सानो ख्याबाब हिमनद। ठीक है, ये इसका नाम है जहां से सिंधु नदी निकलती है एग्जैक्टली। और इसी प्रकार से एग्जैक्टली जहां से ये सतलज नदी निकलती है उसका नाम है राकसताल झील। क्या नाम है, राकसताल झील। ठीक बात है, हाँ जी, तो इस तरह से चीजों को याद रखेंगे, दिमाग में फिट करना है, एकदम सुपर हिट करना है। ठीक है भैया, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। ये वाला मामला पूरा अच्छे समझ में आया। शॉर्टकट में आप याद कर सकते हैं कि यहां से जो निकलने वाली नदियां हैं इसे शॉर्टकट में आप क्या याद कर सकते हैं, SSB। ठीक है, क्या याद कर सकते हैं आप, SSB। SSB मतलब S का मतलब सिंधु, S का मतलब सतलज और B का मतलब ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना, चलिए आगे देख लिया जाए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चले। ठीक है, तो राइट आंसर तो, हाँ राइट आंसर तो खैर पता ही है, ब्रह्मपुत्रा। तो याद रहे कि ब्रह्मपुत्रा कहां पर कहते हैं, असम में कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए भैया। अच्छा, जीके जीएस की तैयारी अच्छी ना होने की वजह से सिलेक्शन रुक रहा है, अब नहीं रुकेगा, बस आप फॉलो कर लीजिए कम से कम 6 महीने। ठीक है, कम से कम 6 महीने फॉलो कर लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है भैया, कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, ये देखिएगा। तो कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है भाई, देखिए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है भाई, हम ये जानते हैं कि भारत की ज्यादातर नदियां पप्पू हैं। ठीक है, ज्यादातर नदियां क्या है, पप्पू हैं, है ना। पप्पू है का मतलब भारत में ज्यादातर नदियां प से पश्चिम, प से क्या, प से पश्चिम मतलब वेस्ट और पू से पूरब। तो भारत में ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। भारत में ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, लेकिन कुछ ऐसी नदियां हैं जिनमें ऐसी समानता नहीं है। कुछ ऐसी नदियां हैं जिनमें ऐसी समानता नहीं है, वो पश्चिम से पूरब न बहकर पूरब से पश्चिम उल्टा बहती है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है समानता। स से क्या हो जाएगा, साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। और मां से क्या हो जाएगा, माही। न से क्या हो जाएगा, नर्मदा। ठीक है ना, और ता से क्या हो जाएगा, ताप्ती। ठीक है, या तापी। बात समझ रहे हैं, तो ये याद करना है। हालांकि और भी नदियां हैं इसमें जिसकी जो कि ट्रिक में नहीं है, जैसे लूनी है, जैसे मांडवी है। तो ये भी वो नदियां हैं जो ट्रिक में नहीं है लेकिन ये भी इसी प्रकार से बहती हैं। ठीक है, तो भैया साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, लूनी, मांडवी ये कैसी हैं, ये उल्टी दिशा में बहने वाली नदियां हैं। ये उल्टी दिशा में, उल्टा मतलब पूरब से पश्चिम, ये पूरब से पश्चिम मतलब ईस्ट टू वेस्ट बहने वाली नदियां हैं। ईस्ट टू वेस्ट बहने वाली नदियां हैं। क्लियर है। अच्छा, अब यह भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
यह भी आपको ध्यान देने की जरूरत है इसमें से, क्या यह भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि पता चला आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि पूरब से पश्चिम बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है ना। हाँ जी भैया, पूरब से पश्चिम बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जैसे आप एक चीज समझिए ना, एक चीज ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपने ऐसे मैप बनाया, ठीक है। अब जो नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ बह रही है, ठीक है, तो वो जाकर कहां गिरेंगी, वो जाकर इधर गिरेंगी, कहां भाई, बंगाल की खाड़ी में। क्लियर बात है, कहां गिरेंगी भैया, ये बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। क्लियर बात है। अच्छा, अब वो नदियां जो पूरब से पश्चिम बह रही है, ऐसी नदियां जो पूरब से पश्चिम बह रही है, ये नदियां क्या होंगी, ये नदियां आप देख रहे होंगे कि भैया इस तरह से बह रही होंगी, ठीक है, इस तरह से। और कहां गिर रही होंगी, ये गिर रही होंगी भाई अरबियन सी में, अरब सागर में। कहां पर गिर रही होंगी, अरबियन सी में, अरब सागर में गिर रही होंगी। अगली बात यह है कि भाई आप देखेंगे कि जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो क्या बनाती हैं, ये ज्वार नदमुख बनाती हैं, ठीक है। एकदम कंसेप्ट समझ लीजिए, ज्वार नदमुख जिसको हम और क्या कहते हैं, जिसको हम एस्चुअरी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एकदम ऐसी नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं ज्वार नदमुख या एस्चुअरी बनाती हैं, ठीक है, ज्वार नदमुख या एस्चुअरी बनाती हैं। क्लियर बात है। इसी प्रकार से आप देखिए बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली जो नदियां हैं वो क्या बनाती हैं, ये डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती है भैया, डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, डेल्टा बनाती है, ठीक है, डेल्टा बनाती है। ये क्लियर हो गया। अब एक चीज समझिए कि सपोज कि यहीं से क्वेश्चन पूछे कि भाई सबसे बड़ी नदी बताइए भारत की, अगर हम सबसे बड़ी नदी पूछ लें, ठीक है, सबसे बड़ी नदी, तो अगर सबसे बड़ी नदी आपसे पूछी जाए, सबसे बड़ी नदी आपसे पूछी जाए, तो देखिए अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग हो जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि ये बताइए भारत की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, आपसे कहा जाए दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, आपसे कहा जाए कि भारत में किसी भी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, आपसे कहा जाए भाई सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की सहायक में सबसे बड़ी कौन सी है, सिंधु की सहायक में सबसे बड़ी कौन सी है। आपसे कहा जाए कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में, है ना, पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं उसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है। बात समझ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, या कह दिया कि ज्वार नदमुख बनाने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से चेंज होकर आपको परेशान कर सकता है। भाई भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे, नो डाउट गंगा बताइए, दक्षिण भारत की पूछे, नो डाउट गोदावरी बताइए, ठीक है। भाई सहायक नदियों में सबसे बड़ी पूछे तो नो डाउट यमुना बताइए, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे, चिनाब बताइए, ठीक है ना। भाई पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी पूछे, नर्मदा बताइए। समझ रहे हैं ना। हाँ जी, तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन तो आपको कभी भी कहीं भी फंसा सकता है। कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और जैसे ही घटी वैसे नौकरिया के ये जो बेरोजगारी के जो बादल है ये कैसे छटी, है ना, फिर तो छठी माई का ही, है ना, सहारा है। हाँ जी, बाकी तो ठीक है, चल रहा सबका अपना कोई ना कोई किनारा है। हाँ जी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा कंसेप्ट दिमाग में बिठाइए भैया। चले आगे, ठीक है भैया, ठीक है, चले अगले प्रश्न की ओर। पक्का हो गया स्क्रीनशॉट। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये बताइए फिर, ये भी एक और बढ़िया सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है भैया। चले भैया, हाँ जी, हाँ, नजर हटी तो खीर पूरी बटी। हाँ, बात तो सही है। उसके बाद उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन कौन सा है, गंगा नदी बेसिन। और क्या, दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन। बताइए यार, कहना पड़ता है, बड़ा खराब लगता है कि लाइक करने के लिए कहना पड़ता है। इतने लोग लाइव हैं, अभी जो है लाइक नहीं किया सबने। क्या मतलब, लाइक वाला बटन दबाने से कोई पैसा वैसा कट जाता है अकाउंट से, नहीं ना। तो फिर तो ये आपका कर्तव्य बनता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है, जरा इसको भी समझने का प्रयास करिए। देखो भैया, ऐसा है, गैर बारहमासी नदी जो हिमालयी नदियां हैं, ठीक है, जो उत्तर भारत की, देखिए दो तरह की नदियां हैं भारत में। मुख्य रूप से नदियों को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो हिमालयी नदी और दूसरा क्या, पठारी नदी, ठीक है, हिमालयी नदी और पठारी नदी, ठीक है, दो पार्ट में भारत में नदियों को डिवाइड किया जाता है।
तो इंडियन रिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हिमालय से निकलने वाली, दूसरी पठारी क्षेत्रों से निकलने वाली। अब हिमालय, अरे हिमालय नदियों में क्या होता है, 12 महीना पानी रहता है, ठीक है ना, 12 मासी नदी कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको 12 मासी नदी कहते हैं, क्योंकि इसमें 12 मास पानी रहता है। और इसको क्या कहेंगे, इसको गैर 12 मासी नदी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बड़ा कारण ये है, ठीक है, एक बड़ा कारण ये है कि ये जो नदियां हैं, ठीक है, ये पानी के लिए वर्षा पर डिपेंडेंट है ना, ये वर्षा पर निर्भर है, ठीक है, ये वर्षा पर निर्भर है। जबकि ये नदियां जो है ये वर्षा के साथ साथ हिमनद पर मुख्य रूप से डिपेंड है, हिमनद से निकलती है, ठीक है। तो भैया हिमनद क्या है, हिमनद मतलब ग्लेशियर, ठीक है। तो ग्लेशियर तो जमा हुआ है, वो थोड़ा थोड़ा पिघलता रहता है, पानी आता रहता है, थोड़ा थोड़ा पिघलता रहता है, पानी आता रहता है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, क्योंकि कृष्णा जो है वो पठारी नदी है, दक्षिण भारत की नदी है, और इसका उद्गम किसी ग्लेशियर या है ना हिमनद से नहीं होता है, इसलिए वो पानी के लिए बारिश पर डिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए बताइए भैया। बिल्कुल भाई, रौनक, रितेश, निवेदिता, अरे वाह बनारसी बाबू, हाँ जी बहुत बढ़िया भाई, संदीप शानदार शानदार, बहुत अच्छा। बताओ भैया, अच्छा भैया आज जो भाई हॉस्पिटल में हो, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, चलता रहता है, जीवन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है भैया? तो ये तो आप जानते हैं कि अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली पर्वत में भी कहां से निकलती है भाई? देखिए अगर आप देखेंगे, जैसे अगर आप मैप वाइज आप देखें, ठीक है, तो मैप वाइज आप देखें तो ऐसे समझिए कि भाई यहां पर अजमेर की पहाड़ियों से निकलकर यहां आकर विलुप्त हो जाती है, ठीक है। यहां पर अजमेर की पहाड़ी, अजमेर की पहाड़ी में एक पहाड़ी है, अजमेर में एक पहाड़ी जिसे कहते हैं नाग पहाड़ी, ठीक है, अजमेर में, ठीक है, नाग पहाड़ी है। और अजमेर में जो नाग पहाड़ी है, ठीक है, अजमेर में जो नाग पहाड़ी है वो अरावली पर्वत का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और ये क्या है भैया? तो ये कच्छ का रण है, ठीक है, ये कच्छ का रण है। तो यहां कच्छ के रण में ये गायब हो जाती है। और हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं लुम्नी नदी की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? लुम्नी नदी की बात कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो बिल्कुल याद कर लीजिए एज इट इज, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। लुम्नी नदी, ठीक है, और कच्छ का रण को ही सफेद रेगिस्तान कहा जाता है, गुजरात में स्थित है, ठीक है भैया, बिल्कुल। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? इसमें से कौन सी एक नदी ऐसी है जो सिंधु की सहायक नदी है? ठीक है, सिंधु की सहायक नदी है तो भैया व्यास नदी है जो सिंधु की सहायक है। किसकी? सिंधु की सहायक है। सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो जरा समझिएगा कि भैया जैसा कि यहां पर समझेंगे कि ये क्या है, ये कैलाश मानसरोवर है। और यहां पर क्या स्थित है? सानो ख्याबा हिमनद। और यहां पर क्या स्थित है? राकसताल झील, ठीक है। तो पहले तो इसको समझ लीजिए कि ये क्या है, ये है कैलाश मानसरोवर। अब पूरा जो है मैप पर आपको बनाकर दिखा रहे हैं, ये है कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर है, ठीक है, कैलाश मानसरोवर है, ठीक है। और ये क्या है? ये है सानो ख्याबाब हिमनद, सानो ख्याबाब हिमनद, सानो ख्याबाब हिमनद, ठीक है, सानो ख्याबाब हिमनद है, सानो ख्याबाब हिमनद है। और ये क्या है? ये है भैया राकसताल झील। क्या है ये? ये है राकसताल झील, ठीक है, राकसताल झील है, ठीक है, राकसताल झील, ठीक है। अब देखिए भाई यहां से एक नदी निकली इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जाएगी। और यहां से एक नदी निकलेगी इस प्रकार से आएगी, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहीं पर आप देखेंगे तो एक नदी है ना, यहीं पर एक नदी मिलेगी आपको, झेलम, ठीक है, क्या मिलेगी? झेलम। यहीं पर एक नदी आपको मिल जाएगी, क्या? चिनाब, ठीक है, कौन सी मिल जाएगी? चिनाब। यहीं पर एक नदी आपको मिल जाएगी, कौन सी? रावी, ठीक है, कौन सी? रावी। और यहीं पर एक नदी मिल जाएगी आपको, कौन सी? व्यास, ठीक है ना। तो ये नदियां देखिएगा, ठीक है। अब इसमें है क्या कि इसमें आप देखिए सबसे ऊपर कौन सी है भाई? सबसे ऊपर जो नदी आप देख रहे हैं ये सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, ठीक है। इसका सीक्वेंस भी याद करना जरूरी है। और यहां पर आप इसी प्रकार से, जैसे ये वाली जो नदी आप देख रहे हैं, ये वाली, ये कौन सी है? ये झेलम नदी है। कौन सी है? झेलम नदी है, जिसको पाकिस्तान में नीलम कहते हैं। ये कौन सी नदी है? ये चिनाब नदी है। ये कौन सी नदी है? ये चिनाब नदी है, ठीक है, ये चिनाब नदी है। और ये वाली कौन सी नदी है? ये वाली, तो ये वाली भैया रावी नदी है। कौन सी नदी है? ये रावी नदी है। और इसी प्रकार से ये वाली नदी कौन सी है? ये वाली नदी व्यास नदी है। कौन सी है? व्यास है। और ये वाली नदी कौन सी है?
ये वाली, तो ये वाली भैया सतलज नदी है। कौन सी है? सतलज नदी है, सतलज, ठीक है ना। कौन सी नदी है ये सतलज है, ठीक है, सतलज। तो आप समझिएगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल आप समझ भी रहे हैं कि मामला क्या है। और इस प्रकार से भाई कई बार तो ऐसा भी पेपर में हुआ है जब आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित इनमें से 4 नदियां दे देगा और कहेगा कि नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस में अरेंज करिए। क्या कहेगा? नॉर्थ टू साउथ मतलब उत्तर से दक्षिण सीक्वेंस में क्रम से अरेंज करिए। अब इसमें यह भी है कि जैसे ये तो आप समझ गए कि सिंधु नदी कहां से निकल रही है, तो यहां पर दिख रहा है कि सानो ख्याबा हिमनद से निकल रही है, ठीक है। ये देखिए भाई सतलज नदी कहां से निकल रही है? राकसताल झील से निकल रही है। ये देखिए जो झेलम नदी है यहां से निकल रही है, ये क्या है भाई? चिनाब नदी यहां से निकल रही है, ये क्या है? रावी नदी यहां से निकल रही है, ये क्या है? ठीक है। और इसी प्रकार से व्यास नदी यहां से निकल रही, तो ये क्या है? ठीक है। तो इन सब का अपना देखिएगा, तो क्या क्या है देखते हैं और यहां पर मेंशन कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इसको मेंशन करेंगे तो ये क्या है भैया? ये है बेरीनाग, ठीक है। बेरीनाग जो कि शेषनाग के निकट है, बेरीनाग झील है, ठीक है, जो कि शेषनाग के निकट है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। ऐसे ही देखिए चिनाब नदी जहां से निकली है, चिनाब नदी, इसको थोड़ा सा और नीचे बनाना चाहिए था, ठीक है। चिनाब नदी जहां से निकली है इसको थोड़ा सा नीचे बना सकते हैं, ठीक है। अरे ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से रहेगा ये, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये रहेगा, ठीक है। हाँ फिट है। अब देखिए है क्या कि यहां पर जहां से ये निकलती है ये एक दर्रा है, जहां से ये निकलती है ये भी एक दर्रा है, ठीक है, और ये एक व्यास कुंड है। अब इसको यहां पर मेंशन करते हैं तो भैया जहां से ये नदी निकली है कौन सी? चिनाब नदी, ये है बाड़ा लाचा दर्रा, ठीक है, बाड़ा लाचा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला ये क्या है? ये रोहतांग दर्रा है। तो र से रोहतांग दर्रा और र से रावी नदी, र से रोहतांग दर्रा और र से रावी नदी, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। इसी प्रकार से ये देखिएगा जहां से व्यास नदी निकलती है इसका नाम है व्यास कुंड, और व्यास कुंड भी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट है, ठीक है भैया। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। तो आप देखेंगे अगर आपने ध्यान से देखा, ठीक है ना, हाँ, तो ये अगर आपने ध्यान से देखा तो ये पूरी बात समझ में आ रही है कि सबसे ऊपर सिंधु, उसके नीचे झेलम, उसके नीचे चिनाब, उसके नीचे रावी, उसके नीचे व्यास और उसके नीचे सतलज, ठीक है ना। अब आप इसमें जैसे भी, ठीक है, याद करना चाहे याद कर ले, कोई ट्रिक बना लीजिए जैसे सांझी, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो कोई ना कोई आप इसमें ट्रिक भी बना सकते हैं और उस ट्रिक के माध्यम से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। मैं कोई ट्रिक अगर बनती है तो मैं आपको बताता हूं, फिलहाल इसको याद करने का प्रयास करिएगा। अब इसमें देखिए एक चीज समझिए, मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और आपने भी देखा होगा कि सिंधु अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी है, ठीक है ना। सिंधु अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो व्यास नदी जो सिंधु अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है, ठीक है। और इस अपवाह तंत्र में सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक बात और देखिए कि आप अगर देखें तो ये जो चिनाब नदी आप देख रहे हैं ये चिनाब नदी है, ठीक है। चिनाब नदी जो आप देख रहे हैं यही वास्तव में जाकर किससे मिलती है? सिंधु से मिलती है, ठीक है। सतलज नदी जाकर नहीं मिलती है, ठीक है ना। हाँ जी। अब इसमें यह भी देखिए कि ये आगे जाकर ये नदी कहां गिर रही है? ये गिर रही है अरब सागर में। कहां गिर रही है? अरब सागर में। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी, तो क्या बताएंगे? मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी, और एक क्वेश्चन पूछा जाए अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी, तो आप क्या बताएंगे? ठीक है ना। हाँ जी। तो अगर आपसे कह रहा है अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी तो सिंधु नदी होगी, और अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी तो नर्मदा होगी, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी नदी जो अरब सागर में गिरती है नर्मदा। ओवरऑल अगर पूछा जाए कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी तो सिंधु। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, नोट कर लेना इस बात को।
और एकदम बिल्कुल धमाकेदार तरीके से दिमाग में छपा होना चाहिए। ये वीके का जीके है, दिमाग में भी छपेगा, पेपर में भी फंसेगा, ठीक है। और सिलेक्शन आपका होगा, फिर खिलखिलाएंगे आप और आपका अपना परिवार भी हंसेगा, ठीक। हाँ जी, आप पर जचेगा। ये बताइए भाई, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक नहीं है? बताइए जरा ध्यान से। देखिए एक पहले तो एक यहां पर भारत का, ठीक है, एक हल्का सा मैप इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, यहां पर एक है भैया त्र्यंबकेश्वरम की पहाड़ी, थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा महाबलेश्वरम की पहाड़ी, थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा नंदी दुर्ग की पहाड़ियां, थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ठीक है ना। हाँ जी, जरूरी है ये, ठीक है, इसको नोट करेंगे, ठीक है। ये क्या है भैया, ये है त्र्यंबकेश्वरम, त्र्यंबकेश्वरम, ठीक है, त्र्यंबकेश्वरम। तो त्र्यंबकेश्वरम की बात कर रहे हैं, ठीक है, त्र्यंबकेश्वरम। तो जो त्र्यंबकेश्वरम है, त्र्यंबकेश्वरम, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी कहां पर स्थित है? ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में, ठीक है भैया। और इसी प्रकार से यहीं पर आप देखेंगे एक है महाबलेश्वर, ठीक है ना, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर भी कहां पर है? महाबलेश्वर पहाड़ी भी महाराष्ट्र में ही है। और ये क्या है? ये है नंदी दुर्ग की पहाड़ी, नंदी दुर्ग, नंदी दुर्ग की पहाड़ी कहां पर है? कर्नाटका में। और ये क्या है? ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। क्या है भैया? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ये सब पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ठीक है। हाँ, ये सब पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ठीक है, पश्चिमी घाट का। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से याद कर लीजिए। अब यहां से एक नदी निकलेगी, ठीक है, देखिएगा, यहां से एक नदी निकलेगी कुछ इस प्रकार, ठीक है, यहां से एक नदी निकलेगी कुछ इस प्रकार, यहां से एक नदी निकलेगी कुछ इस प्रकार, और यहां से एक नदी निकलेगी कुछ इस प्रकार। समझ रहे हैं? हाँ जी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। अब आप देखेंगे कि है कौन सी नदी भैया? ये कौन सी नदी है? तो ये भैया गोदावरी है। ये कौन सी है? ये गोदावरी नदी है, ठीक है। ये कौन सी नदी है? ये आपकी कृष्णा नदी है। कौन सी भैया? कृष्णा नदी है। कौन सी? कृष्णा नदी है, ठीक है। ये कौन सी है? ये पेन्नार नदी है। कौन सी? पेन्नार नदी है। और ये कौन सी है? तो ये कावेरी नदी है। कौन सी है? कावेरी नदी है। और इसके जस्ट नीचे और आएंगे तो एक नदी यहां पर एक छोटी सी है, और नीचे आएंगे तो एक और नदी छोटी सी है। तो जो एकदम ये वाली नदी है, ये कौन सी है? ये है भैया वैगई नदी। कौन सी नदी है? ये वैगई नदी है यहां पर। और ऐसे ही और एक यहां पर छोटी सी नदी है जिसका नाम है ताम्रपर्णी नदी। क्या नाम है? ताम्रपर्णी नदी, ठीक है, ताम्रपर्णी नदी। और थोड़ा सा ऊपर आ जाइए तो यहां पर आप देखेंगे सिहवा से आ रही होती है महानदी, और उसके ऊपर चले जाइए तो यहां पर आपको स्वर्ण रेखा मिल जाएगी, और यहां पर दामोदर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, कि ये कौन सी है भैया? महानदी। कौन सी है? महानदी है, ठीक है। और कौन सी है यहां पर? स्वर्ण रेखा। कौन सी? स्वर्ण रेखा। और इसके ऊपर एक कौन सी है? ये वाली, ठीक है। तो ये वाली कौन सी है भैया? ये है आपकी हाँ, हुगली नदी, ठीक है, हुगली नदी है। और उसके जस्ट नीचे हुगली की सहायक दामोदर भी है, ठीक है। तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां से भी कई बार क्वेश्चन बने हैं, और यहां से भी क्वेश्चन कैसे बनते हैं? ऐसे ही, क्या कि भैया नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस में बता दो। क्या कर दो? नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस में बता दो, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस में बता दो, ठीक है भैया। हाँ जी, नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस। क्या कर रहे हो? नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस में बता दो, ठीक है भैया। हाँ जी। आ गए? कहाँ गंगा नहाने चले गए थे क्या? ठीक है ना, अच्छा, ठीक। तो ऐसे ही याद कर लेना है भैया, ऐसे ही तो याद करोगे तभी तो बनेगा। जब मैप पर प्रैक्टिस होगी तभी आपका सितारा चमकेगा। तो फिलहाल क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसमें से कौन सी है ना नहीं है? तो भैया राइट आंसर क्या होगा? महानदी। अब महानदी आप बताइए क्या पश्चिम घाट से निकल रही है? नहीं, महानदी तो आप देखेंगे यहां से निकल रही है, और ये यहां पर क्या है जहां से ये महानदी निकल रही है? तो महानदी जहां से निकल रही है ये दरअसल में सिहवा नाम की जगह है। क्या है भैया? सिहवा नाम की जगह है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो सिहवा छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी, सिहवा छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी, ठीक है ना। आराम से याद कर लेना है भैया, ठीक है ना। हाँ जी भैया, बिल्कुल। आइए चला जाए अगले प्रश्न की ओर। ये बताइए, बहुत बढ़िया।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो भैया बांग्लादेश में प्रवेश कर जाने वाली नदी कौन सी इसमें से? तीस्ता नदी। और तीस्ता भैया ब्रह्मपुत्र की सहायक है। किसकी सहायक है? तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक है। ठीक है, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और साथ में याद रखेंगे तीस्ता जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। कौन सा? तीस्ता जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। लाइक का 13 शतक पूरा होना है, जरा दौड़ाएंगे, दौड़ा दौड़ा कर जल्दी से लाइक का 13 शतक पूरा करके दिखाएंगे। चलिए रणवांग करो, इसका आंसर फेंक के मारो। चलो, बांग्लादेश में जमुना नदी तो बिल्कुल, तो भैया ब्रह्मपुत्र को ही तो कहते हैं जमुना, ब्रह्मपुत्र को ही तो कहते हैं जमुना। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहां होता है? भाई सिंधु नदी और जास्कर पहाड़ी कहां पाई जाती है? लद्दाख में। तो भैया बाकी जो ऑप्शंस है वो कहीं से कहीं तक कोई मैच ही नहीं करते हैं। ठीक है, ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? इसमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? आप देखिए महानदी, झेलम, यमुना, गंगा। तो महानदी का उद्गम स्थल अभी भी बताया था कि सिहवा है। सिहवा कहां पर? सिहवा जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है ना, तो वो चीज है। झेलम, यमुना, ये आप जानते हैं कि झेलम कहां से? झेलम निकलती है बैरीनाग जो शेषनाग के निकट जम्मू कश्मीर में है। यमुना यमुनोत्री से, गंगा गंगोत्री से, और यमुनोत्री गंगोत्री दोनों उत्तराखंड में। क्या बात है, 300वां लाइक, 299 पे अटका डाले हो, बहुत अच्छे है। ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? देखो ज्वार नद मुख का मतलब या एस्चुअरी का मतलब क्या है? ऊंचाई से गिरने की वजह से, ऊंचाई से गिरने की वजह से ये ज्वार नदमुख बनता है ना। ज्वार नदमुख का मतलब क्या होता है? ज्वार नदमुख का मतलब होता है कि नदी जहां गिरती है अपने मुहाने पर बहुत बड़ा गड्ढा बना देती है। ठीक है ना, और ज्वार नदमुख वही नदियां बनाती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ये हमने आपको यहां पर बताया था। देखिए यहां पर बताया है ना कि भैया जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख बनाती हैं। और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती है। ठीक है ना, तो वो चीज आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है भैया, चलिए तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होने वाला है इसका? राइट आंसर होने वाला है नर्मदा। ठीक है, बाकी तीनों तो भैया बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो बाकी के तीनों साथियों डेल्टा बनाती है। और यहां तक कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो कि भारत में और बांग्लादेश में फैला हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, चलिए कह रहा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी की एक विशेषता नहीं है? यह एक उपजाऊ क्षेत्र है जिसमें अधिकांश उत्तर और पूर्वी भारत शामिल है। अच्छा, आगे बिल्कुल अधिकांश उत्तर, भाई अधिकांश उत्तर भारत जो है यह गंगा नदी के अंतर्गत आ जाता है और अधिकांश पूर्वी भारत ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है ना। अच्छा, यह उत्तर में हिमालय की पहाड़ी और है ना पहाड़ियों से घिरा है, पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरा है उत्तर में। बात तो ये भी सही है। समतल स्थानों पर गोखुर, ऑक्स भी झीलें मिलती हैं। समतल स्थानों पर झीलें मिलती है। इसके दक्षिण में सुंदरबन डेल्टा है। क्या लगता है इसमें क्या गड़बड़ नजर आ रहा है? ठीक है, हाँ जी, इसके दक्षिण में सुंदरबन डेल्टा, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो डेल्टा है, क्या ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बहाव क्षेत्र से दक्षिण में है? तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जबकि किताब में आप देखेंगे ना तो गलत दे रखा है। किताब में ये वाला आंसर दे रखा है कि इसके दक्षिण में सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, जबकि भाई ये इसको मतलब गलत बताया, जबकि ये तो सही है। ये तो सही है ना। आप सोचिए ना कि इसके दक्षिण में तो सुंदरबन डेल्टा है। जब आप भारत के मैप में ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हैं, ठीक है, अभी हमने बनाकर दिखाया भी था यहां पर। ठीक है, ये देखिए, ये गंगा नदी है, गंगा नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी है, तो यहीं पर तो डेल्टा बनता है। ये जो डेल्टा बना हुआ है, ये डेल्टा वाला क्षेत्र यही तो माना जाता है, तो ये इसके दक्षिण में ही तो हुआ एक तरह से। ठीक है ना, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, हाँ नॉट बोला था, मतलब कौन सा सही नहीं है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद। ये बताइए इनमें से कौन सी नदी दादर नगर हवेली में बहती है? दादर नगर हवेली, भाई देखो दादर नगर हवेली पहले अलग केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, दमन दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था, फिर दोनों को एक ही में मिला दिया। ठीक है भैया, चलो बता दो जरा फटाफट तो। हाँ जी, हाँ चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दमन गंगा। इसका नाम या तो दमन कहिए या तो कहिए दमन गंगा।
और ज्यादा नहीं, ये इसकी लंबाई जो है 131 किलोमीटर है। कितनी है भैया इसकी लंबाई? इसकी लंबाई 131 किलोमीटर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बताएंगे, इसमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो भैया बिल्कुल राइट आंसर क्या होने वाला है? तो भैया है ना, सिंधु, सिंधु, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। तो इसमें से कावेरी ही गिरती है। बाकी सिंधु, नर्मदा, ताप्ती ये कहां गिर रही होती है? ये तो भैया अरब सागर में गिर रही होती है ना। और आपको पहले ही बता चुके हैं कि भैया अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु। और सबसे बड़ी नदी भारत की अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल, आज 9 बजे तो धमाका होने वाला है। हाँ बिल्कुल, तो रेलवे आरपीएफ की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए तोहफा है, आज रात 9 बजे से आपके लिए गेस्ट पेपर आ रहा है। ठीक है ना, गेस्ट पेपर मतलब हूबहू वैसे ही क्वेश्चंस जैसा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो तैयार रहना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है? एनटीपीसी वाले भी आकर पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है भैया? तो आप जानते हैं कि गोमती साथियों गंगा की सहायक है। और एक बात यह भी है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा की कौन सी सहायक नदी का उद्गम मैदानी क्षेत्र में है? ठीक है ना, तो इसका उद्गम मैदानी क्षेत्र में है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका उद्गम जो है, इसका जो उद्गम है यह आप देखेंगे कहां मिलता है, पता है? इसका उद्गम पीलीभीत में है। कहां पर है इसका उद्गम? इसका उद्गम पीलीभीत है। और पीलीभीत कहां? पीलीभीत फुल्लर झील। पीलीभीत क्या भैया? पीलीभीत की फुल्लर झील। ठीक है, तो फुल्लर झील या गोमत ताल इसको कहते हैं, वहां से निकलती है। ठीक है भैया, और गोमती नदी के किनारे आप देखेंगे तो प्रसिद्ध रूप से आगरा शहर स्थित है। क्या स्थित है? सॉरी, आगरा नहीं, आगरा तो यमुना के किनारे है। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे, और प्रसिद्ध जौनपुर शहर भी इसके किनारे है, सुल्तानपुर भी है। हालांकि यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी आप देखेंगे तो दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये 3 प्रसिद्ध शहर है, दिल्ली, आगरा, मथुरा। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 9 बजे तक डाटा ना बचे तो कोई बात नहीं, अगर बचे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? देखिए, ये आपको बताया था कि भाई मानसरोवर झील के निकट से 3 नदियां निकलती हैं, और इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या बताई थी आपको? भाई ये कहा था कि SSB। ठीक है ना, मानसरोवर झील के निकट से 3 नदियां निकलती हैं, शॉर्टकट में SSB मतलब सिंधु, ठीक है, सतलज, और देखो अब मैं अभी आपको याद कराता हूं जिनको जिनको नहीं याद है, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो सिंपल सी ट्रिक से याद हो गया कि कौन कौन सी नदियां हैं। अब इसमें देखिए, जैसे सिंधु नदी एग्जैक्टली जहां से निकलती है उसका नाम है सानो ख्याबाब हिमनद। क्या नाम है एग्जैक्टली? सानो ख्याबाब। अब ट्रिक बताता हूं, है ना, सानो ख्याबाब हिमनद है। ठीक है, सानो ख्याबाब हिमनद। ये कहां जहां से निकलती है उसका नाम है राकस ताल, राकस ताल झील, राकस ताल झील, है ना। अब देखिएगा, और ये जहां से निकलती है, ये निकलती है चिमा युंग डुंग हिमनद। ठीक है, चिमा युंग डुंग हिमनद। ठीक है, हाँ जी। तो देखिएगा जरा, होता यह है कि जैसे आप ये समझिए, इसमें देखिए सिंधु नदी ऐसे लिखा जाता है, सिंधु। ठीक है, तो इसमें जो पहला और दूसरा अक्षर है, भाई पहला अक्षर क्या है? स, और दूसरा अक्षर क्या है इसमें? न। यही तो इसमें पहला अक्षर है स और दूसरा है न, इसमें भी पहला अक्षर स और दूसरा न। सानो, सानो सिंधु बोलकर देखिए, सानो सिंधु। तो सानो और सिंधु का, ठीक है, पहले 2 अक्षर क्या है? न है। ठीक है, सा और न। ऐसे देखिए सतलज। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा है? सतलज। या ऐसे ना समझ में आए तो मैं आपको बता देता हूं, राकस। ये देखिए एक और तरीका, राकस ताल। ठीक है ना, हाँ जी, यहां हमने ज लगा दिया। अब देखिएगा इसको, ठीक है, अगर आप इसे, ठीक है, यहां तक पढ़े तो क्या लिखा है? राकस ताल। और अगर आप इसे यहां तक पढ़े तो क्या लिखा है? सतलज। समझ पाए? जुगाड़ देखिए, ठीक, जरा जुगाड़ देखिए भैया। ठीक है, तो जुगाड़ ये है कि यहां तक पढ़ लिया तो राकस ताल है, और येलो वाला देखिए सतलज लिखा है। ठीक है, ऐसे आराम से याद हो जाएगा, कहां दिक्कत होने वाली है। ठीक है ना, चलिए। तो अच्छा, आपको लगता है कि ये बड़े खतरनाक नाम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तिब्बत में है ना, ये तिब्बत में है, और तिब्बत मतलब चीन, तो वहां के नाम ऐसे ही होते हैं।
है ना। तिब्बत वाले भी यही सोचते हैं कि भारत वाले कैसा नाम रख लेते हैं, निखिल, वैष्णवी, सोनम, ठीक है, आयुष, शिवा, ये कैसा नाम रख लेते हैं, उनको भी ऐसा लगता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग उनको सोचते हैं वैसे वो लोग हमारे बारे में सोचते हैं। खैर चलिए, तो ऐसे ही चल रहा होता है। ये देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन है भैया, क्या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइएगा। तो भैया देखिए है क्या कि सतलज नदी भारत और पाकिस्तान में बहती है, ठीक बात है। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों में नहीं है, ठीक है, मतलब ब्राजील में नहीं है। एंडीज पर्वत का विस्तार ब्राजील में नहीं मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि भैया ये क्या है, एंडीज पर्वत का विस्तार है और ब्राजील यहां पर नहीं है। मतलब एंडीज पर्वत जो है इसका विस्तार ब्राजील में नहीं मिलता है, बाकी सब तो ठीक है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एंडीज पर्वत श्रेणी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ये बताइए। बहुत अच्छे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है। अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का मतलब क्या है। अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का मतलब हो गया कि नदी कटाव करते करते, नदी जब नदी है ना, जब नदी क्या करे, नदी कटाव करते करते, कटाव करते करते, ठीक है, नदी कटाव करते करते, ठीक है, क्या करे भैया, काफी गहरी हो जाए, ठीक है, काफी गहरी हो जाए, ठीक है, काफी गहरी हो जाए, तो ऐसी नदियों को क्या कहते हैं, ऐसी नदियों को कहते हैं कि अध्यारोपित अपवाह प्रणाली वाली नदी है। एग्जाम्पल के लिए क्या रख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में आप रख सकते हैं कौन कौन सी, सोन नदी रख सकते हैं और चंबल नदी रख सकते हैं, सोन चंबल, और कौन सी रख सकते हैं, ये स्वर्ण रेखा रख सकते हैं। कौन सी भैया, स्वर्ण रेखा। तो ये 3 नदियां रख सकते हैं, ठीक है, स्वर्ण रेखा इसका आंसर है। ऐसे एक क्वेश्चन है जो कि आपने सुना होगा निश्चित रूप से, है ना भाई। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रंश घाटी में, पूछा जाता है ना, भ्रंश, ठीक है, या रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी। इंग्लिश में कहते हैं रिफ्ट और हिंदी में कहते हैं भ्रंश घाटी, ठीक है। तो भ्रंश या रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदियां, बहने वाली नदियां, ठीक है ना, बहने वाली नदियां, क्लियर है, भ्रंश या रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदियां। अब इसमें है क्या कि आप ये देखिए इसका क्या मतलब है, भ्रंश या रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदियों का, इसका सीधा सा मतलब ये है कि भैया 2 पहाड़ों के बीच में बहने वाली नदियां, 2 पहाड़ों के बीच में बहने वाली नदियां, 2 पहाड़ों के बीच में, 2 पहाड़ों के बीच में बहने वाली नदियां, ठीक है ना, 2 पहाड़ों के बीच में बहने वाली नदियां, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये चीज है। अब इसमें क्या क्या आएगा, तो एक नाम आएगा भैया तापी का, तापी या ताप्ती, तापी कह सकते हैं या तो फिर ताप्ती भी कह सकते हैं। एक नाम आएगा किसका, एक नाम आएगा नर्मदा का, ठीक है, एक नाम आएगा नर्मदा का। एक नाम किसका आएगा, एक नाम आएगा दामोदर का। किसका नाम आएगा, दामोदर का नाम आएगा। अब भाई ये भी है कि देख लो कि भैया कौन सी, ठीक है, क्या मामला है। जैसे तापी की बात करते हैं तो कौन सी 2 पहाड़ियों के बीच में बह रही भाई, ठीक है ना। हाँ, अगर तापी की बात करें तो ये बह रही है सतपुड़ा, कौन सी 2 पहाड़ियों, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और आपकी अजंता पर्वत श्रेणी के बीच में, अजंता, ठीक है, अजंता के बीच में। और नर्मदा की बात करें तो ये बह रही है किसके किसके, सतपुड़ा और विंध्य के बीच में, सतपुड़ा और विंध्य के बीच में बह रही है। और दामोदर की बात करें तो ये छोटा नागपुर पहाड़ियां जो है, छोटा नागपुर का पठार जो है वहां पर बह रही होती है। छोटा नागपुर का पठार की जो चीजें हैं, पहाड़ियां हैं, है ना, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा, एज इट इज, ठीक है, बहुत ज्यादा। चलिए, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। फिलहाल इसका राइट आंसर आप जानते ही हैं कि अरावली पर्वत का जो अजमेर में नाग पहाड़ी वाला हिस्सा है वहां से निकलती है, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बेड़ा पार करे मां, एकदम बिल्कुल बेड़ा पार करेंगी। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप इसकी ले सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन खूब आता है, रिफ्ट घाटी कहे या फिर भ्रंश घाटी कहे, ठीक है ना। चलिए ये बताइए भैया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, है ना। अच्छा, छठ पूजा होती है बेटा, छठ पूजा नहीं होती, पहले अपनी वर्तनी शुद्धि सही करो। हाँ जी, भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची नदी किसकी सहायक नदी है भैया, मेची नदी किसकी सहायक नदी है।
हाँ जी, तो मेची साथियों इसमें से किसकी सहायक नदी है? तो मेची जो है वो है महानंदा की सहायक नदी। किसकी भैया? महानंदा की सहायक नदी है। ठीक है, महानंदा की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। भाई कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकास पैटर्न को निरूपित करता है? ये थोड़ा सा ना इसके लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इसको आप पेड बैच में पढ़िएगा बढ़िया तरीके से डिटेल में। अभी फिलहाल आंसर जान लीजिए, ये बताइए। हाँ हाँ, 4 और 6 में डिफरेंस करो भैया, कैसे काम चला है। इनमें से कौन सा किला चिनाब नदी के किनारे बनाया गया है? इसमें से कौन सा किला चिनाब नदी के चिनाब नदी के किनारे बनाया गया? तो अखनूर का किला। और अखनूर का किला कहां पर स्थित है भैया? जम्मू कश्मीर में। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, किला विला भी पूछ रहा है कौन सी नदी किनारे है। चलिए, और आप सेशन को लाइक करने में कंजूसी। चलिए ये बताइए, भारत की इनमें से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर? इसके लिए तो ट्रिक बताई थी आपको कि भैया पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या थी? याद है ना? समानता। और एक ही जगह पर यह आपको बता दिया था। तो राइट आंसर क्या है? नर्मदा। नर्मदा नदी जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी भी है। ठीक है, और कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है। सांगपो और दिहांग, ठीक है, सांगपो भाई चीन में सांगपो कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, बता चुके हैं, है ना। ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है भैया? सहायक नदी नहीं है मतलब। ठीक है, तो तमसा नदी आप जानते हैं किसे कहते हैं? तमसा नदी आपने शायद सुना होगा, इसका एक और अन्य नाम है टोंस नदी। क्या भैया? टोंस नदी। और टोंस नदी किसकी सहायक है? ये गंगा की सहायक है। किसकी सहायक है? ये गंगा की सहायक नदी है। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है, ये क्या है भैया? ये गंगा की सहायक नदी है, टोंस नदी। ठीक है, ये बताइए। हाँ जी, हाँ, गंगा जमुना सरस्वती। ठीक भाई, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, लूनी, साबरमती, कृष्णा। भाई गोदावरी और कृष्णा ये दोनों तो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, लूनी नदी तो कच्छ के रन में ही गायब हो जाती है, कच्छ का रन में ही गायब हो जाती है गुजरात में। तो राइट आंसर क्या बनता है इसका? राइट आंसर इसका बनता है साबरमती। क्या बनता है भैया? साबरमती। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली से प्रवाहित होने वाली नदी दमन गंगा है। 131 किलोमीटर केवल है ये। ठीक है ना, तो या तो आप दमन गंगा कहेंगे या केवल दमन नदी भी कह सकते हैं। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? गोदावरी नदी का जो उद्गम है ये ब्रह्मगिरी की एक मिनट, है ना, हाँ, गोदावरी नदी का त्र्यंबकेश्वरम से होता है। कहां से होता है? त्र्यंबकेश्वरम की पहाड़ियों से होता है। त्र्यंबकेश्वरम ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो कुर्ग की पहाड़ियां हैं ये तो होगा नहीं, यमुनोत्री भी नहीं होता, गंगोत्री भी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से तो कृष्णा नदी निकल, है ना, वो निकलती है, कावेरी नदी निकलती है ना, कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी निकलती है। तो इसमें से क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? है ना भाई, देखो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? याद करिए, मैं आपको एक मैप हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था, मैं आपको वो दिखाता हूं। ठीक है, गोदावरी की बात हो रही है और ब्रह्मगिरी, ये देखिएगा, यहां देखिए, ये देखिए ब्रह्मगिरी की पहाड़ी देख रहे कर्नाटक में। तो ये जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है कर्नाटक में, यहां से कौन सी नदी निकली है? कावेरी। और जो त्र्यंबकेश्वरम की पहाड़ी है महाराष्ट्र में, यहां से निकली है गोदावरी। ठीक है ना, हाँ जी, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वरम, हाँ, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वरम से गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, तो वो चीज थोड़ा सा यहां पर, ठीक है, मिस कर दिया है ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका कोई भी आंसर नहीं मानेंगे फिर। ठीक है, चलिए ये बताइए। हाँ, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, ये देखो 2021 का एनटीपीसी का क्वेश्चन आ गया, बताएंगे भैया। हाँ जी, तो टोटल आज 60 क्वेश्चन पूरे कर लिए जाए, बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। और बाकी इसका पीडीएफ जो है आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। 400 लाइक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो जरा दौड़ाइए। हाँ जी भैया। कह रहा है पश्चिम दिशा की ओर बहती है, तो इसमें से नर्मदा और ताप्ती दोनों ही पश्चिम दिशा की ओर बहती है ना। इसमें से नर्मदा और ताप्ती दोनों ही पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी? और यह भी है, एक बात आपको बताए, जैसे एक शानदार सी ट्रिक जो हमने आपको बताई थी, उसमें एक मैप के माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा। क्या कि भाई देखिए, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी समानता,
ठीक है। ट्रिक बताई थी समानता, और इस समानता में स से क्या बताया था भाई, स से बताया था साबरमती, क्या बताया था, साबरमती, ठीक है ना। मां से बताया था माही, ठीक है, माही बताया था। न से बताया था नर्मदा, ठीक है ना। और ता से बताया था तापी या ताप्ती, ठीक है ना। और हमने कहा ये वो नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम दिशा में बहती हैं, पूरब से पश्चिम दिशा में बहती हैं, यही ना, पूरब से पश्चिम दिशा में बहती हैं। और कहां पर गिरती हैं ये सब के सब, तो ये भैया यहां पर गिरती हैं, यहां पर, ठीक है। तो ये सब के सब इसी एक ही पॉइंट पर आकर गिर रही होती हैं। और ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं खंबात की खाड़ी। इसे क्या कहते हैं भैया, इसे कहा जाता है खंबात की खाड़ी, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे, इसे कहते हैं खंबात की खाड़ी। तो ये चारों नदियां एक ही जगह पर गिर रही होती है, खंबात की खाड़ी में। और खंबात की खाड़ी किसका हिस्सा है, खंबात की खाड़ी जो है वो अरब सागर का हिस्सा है। खंबात की खाड़ी किसका हिस्सा है, अरब सागर का हिस्सा है। और ये सब के सब यहां पर क्या बना रही होती हैं, ये सब के सब यहां पर एस्चुअरी बना रही होती हैं। और या यूं कह सकते हैं कि ज्वार नदमुख बना रही होती है। क्या बना रही होती है, ज्वार नदमुख, ठीक है, ज्वार नदमुख बनाती है, ठीक बात है, ज्वार नदमुख बनाती है, ठीक है। तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एज इट इज, अब ये ट्रिक आपके लिए काफी कारगर इसलिए हो गई क्योंकि ये चारों नदियां जो समानता ट्रिक से आ रही है, ये सब की सब भाई पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार से सबके सब खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है ना। हाँ, और इसी प्रकार से खंबात की खाड़ी, अरे किला नहीं जानते हो तुम, किला का मतलब फोर्ट, किला नहीं जानते हो, अरे किला मतलब जो राजा महाराजा बनवाते थे दुश्मनों से लड़ने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। तो कील समझ रहे थे क्या, हाँ जी। तो इसका राइट आंसर क्या है, कल्पोंग। और याद करिए कई बार तो पेपर में पूछा गया है कल्पोंग जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है। तो कल्पोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार में है। कहां पर है, अंडमान निकोबार में। फिलहाल इसको याद रखिएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम, अरे संगम प्रयागराज वाला, जहां पर अगले साल महाकुंभ भी होने वाला है। 2025 का महाकुंभ प्रयागराज में होने वाला है। गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती, जिसमें सरस्वती नहीं दिखाई देती है, केवल गंगा और यमुना ही दिखाई देती है, नजर आती है, ठीक बात है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे इसमें मैं शानदार सी ट्रिक आपको बताऊंगा। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई किसका अपवाह बेसिन सबसे ऊंचा है, ठीक है। तो याद रखिएगा अपवाह बेसिन, इसका अपवाह बेसिन जो है, अपवाह बेसिन सबसे ऊंचा है। तो भारत में जितनी भी नदियां बहती है उसमें इसका अपवाह बेसिन सबसे ऊंचा है। मतलब यह है कि ये जिस, ठीक है, जिस जिस क्षेत्र से होकर बहती है वो अपवाह बेसिन जो है ये अन्य नदियों की तुलना में उठा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, अब इसके लिए एक ट्रिक भी आप देख लीजिए जरा, मंजरा, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, और ट्रिक ये है क्या कि भाई कृष्ण, ठीक है, कृष्ण के माला की, कृष्ण के माला की मौसी, कृष्ण के माला की मौसी भी, ठीक है, तुमको, ठीक है, पंचदूध, पंचदूध देती है। अब आप सोचोगे कि सर बड़ी लंबी ट्रिक हो रही है, कोई लंबी ट्रिक नहीं है, इतनी सारी नदियां भी तो याद हो जाएंगी, है ना। कृष्ण के माला की मौसी भी तुमको पंचदूध देती है। तो देखो कृष्ण के मतलब कृष्ण, कृष्णा की सहायक, इससे क्या हो गया, इससे ये पता चल गया कि भैया हम कृष्णा की सहायक नदियों की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। यहां से ये क्लियर हो गया। अब देखिए भाई माला से क्या हो जाएगा, नदी का नाम मालप्रभा, कौन सी, मालप्रभा, है ना। मौसी से क्या हो जाएगा, मूसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूसी हो जाएगा। भी से क्या हो जाएगा, भीमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, भीमा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तुमको से, तू से क्या हो जाएगा, तुंगभद्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुंगभद्रा। एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल जादू है तुरंत याद करा देगी ये ट्रिक। कोयना, पंच से क्या हो जाएगा, पंचगंगा हो जाएगा, क्या, पंचगंगा। और दूध से क्या हो जाएगा, दूध गंगा हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है, ये क्या है, कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए, ठीक है। तो भैया निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, मंजरा, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक है। हाँ जी, ये वीके का जीके है, दिमाग में भी छपेगा, पेपर में भी फंसेगा,
ठीक है ना। चलिए, कौन सा किला किस नदी के किनारे है? अरे एक किला पूछ लिया तो अब सारे किले कौन सी नदी के किनारे हैं पढ़ोगे क्या? बहुत बढ़िया। चलो, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है बताइए जरा। वैसे एक बात और आपको बताना था, ये तो खैर ठीक है, एक बात ये भी बताना है कि जैसे आप देखिए एक नदी है रामगंगा, ठीक है, रामगंगा, एक नदी है वेनगंगा, एक नदी है पेनगंगा, ठीक है, पेनगंगा, एक इसी प्रकार से एक नदी है किशनगंगा। कौन सी? किशनगंगा, ठीक है। ऐसे एक नदी है दूधगंगा, ठीक है, दूधगंगा, और एक नदी है ना पंचगंगा, ठीक है, पंचगंगा। अब इसमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? ठीक है, अब देखिए है क्या कि इन सबके नाम के अंत में गंगा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इनके नाम के अंत में गंगा है तो ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। हाँ, जैसे देखिए कमेंट तुरंत आ गया आशु बघेल जी का, ठीक है। तो ये सारी की सारी नदियां गंगा की सहायक नदी नहीं है, इसमें से केवल एक नदी ऐसी है जो गंगा की सहायक नदी है। कौन सी? ये वाली, ये गंगा की सहायक नदी है। बाकी ये वेनगंगा, ये पेनगंगा, ये दोनों ही गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ये दोनों ही गोदावरी की सहायक नदियां, ये झेलम की सहायक नदियां हैं, ठीक है, ये झेलम की सहायक नदी है। और ये दूध गंगा और ये पंचगंगा, ये तो अभी अभी ट्रिक में बताया था कि ये कृष्णा की सहायक नदी है, समझ रहे हैं, कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। तो ऐसे ही खेल होता है पेपर में भी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात, और याद रहे कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है, भेड़ाघाट के पास, मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात। और सबसे ऊंचा तो कूचीकुल है ही, अगर वो ऑप्शन में ना मिले तो जोगिया गरसोप्पा, ठीक है, तो वो जरूरी है। और इसी प्रकार से एक और ट्रिक बताना चाहूंगा, क्या? अभिहेमा, ठीक है, एक ट्रिक है अभिहेमा कावेरी की बनी, और इस ट्रिक से क्या याद होगा? अभिहेमा कावेरी की बनी, तो इस ट्रिक से याद होगा कावेरी की सहायक नदियां, ठीक है। क्या याद होगा इससे? इससे याद होगा कावेरी की सहायक, कावेरी की सहायक नदियां, कावेरी की सहायक नदियां, ठीक है। कौन कौन सी हैं भैया? तो कावेरी की सहायक नदियों में देखिए, आ से क्या हो जाएगा? अमरावती, क्या हो जाएगा? अमरावती, ठीक है। और भी से क्या हो जाएगा? भिवानी, ठीक है, क्या हो जाएगा? भिवानी। और हेमा से क्या हो जाएगा? हेमवती, क्या हो जाएगा? हेमवती, है ना। और की बनी को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? काबिनी, क्या हो जाएगा? काबिनी, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी ट्रिक है भैया, सिंपल सी ट्रिक है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, एज इट इज, बिल्कुल, ठीक है। तो सिंपल सी ट्रिक है, आसान सी, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि पूरा सेशन आपको बहुत एंजॉयफुल, नॉलेजफुल लगा होगा और आपने बिल्कुल बढ़िया तरीके से चीजों को समझा होगा। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे, टाइम टू टाइम रिवीजन करेंगे तो आराम से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। बशर्ते दो चीजें चाहिए, पेशेंस और दूसरा फोकस, ठीक है। तो पेशेंस रखिए, फोकस बनाए रखिए, रेगुलर तो खैर आप रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, और नहीं लेना है तो खैर बात अलग है, नहीं तो रेगुलर तो आप रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो बाकी विश्वास बैच पर विश्वास कायम है और जबरदस्त तरीके से क्लासेस चल रही है भैया। ये प्रोसेस है जिससे आप बैच ले सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप एप्लीकेशन से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पुरानी वाली भी नई वाली भी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल फिर मुलाकात होगी 3 बजे। धन्यवाद।